नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जो है यूपी टीजीटी पीजीटी जीएससी एनबीएस केबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य राज्य जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, उनसे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं। यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो है पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है, यानी कि नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसके अलावा काव्य शास्त्र हो या फिर संस्कृत साहित्य हो, संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, सभी को हमने इस पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में कवर किया हुआ है जो सिलेबस की दृष्टिकोण से हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है किसकी रचना है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है या फिर डॉक्टर नागेंद्र की रचना है या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है यह इतिहास ग्रंथ है, किसका है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, जिसे इन्होंने 1986 ईस्वी में लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर श्याम सुंदर दास जी का है या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ जो है श्याम सुंदर दास जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ जो है सर्वप्रथम जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। बताइए आप लोग, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है। पादरी FEK की रचना है या फिर पादरी एडविन ग्रीव्स की रचना है या फिर गार्सा दत्तासी की रचना है या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यह इतिहास ग्रंथ जो है पादरी एडविन ग्रीव्स का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो हैं या फिर स्वयंभू हैं या फिर पुष्पदंत हैं या फिर अब्दुल रहमान हैं। तो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध जो कवि हैं वह हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। किनकी वाणियों की भाषा को, सिद्धों की वाणियों की भाषा को या फिर नाथों की वाणियों की भाषा को या फिर सूफी वाणियों की भाषा को या फिर कबीर की वाणियों की भाषा को। तो सांकेतिक अर्थ रखने के कारण जो है सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या जो है किसमें की है। रामायणी में किया है, शबद में किया है, साखी में किया है या फिर कबीर पंथ में किया है। तो कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या जो है रामायणी में किया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना जो है जायसी की नहीं है। बताए लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। चित्ररेखा नहीं है या फिर अखरावट नहीं है या फिर छिताई वार्ता नहीं है या फिर कहरानामा नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जो जायसी की रचना है वह कौन कौन सी है। चित्ररेखा है, अखरावट है और कहरानामा है। जबकि छिताई वार्ता इनकी रचना नहीं है बल्कि नारायण दास की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोगखंड में 12 मासा का प्रारंभ जो है किस मास से किया है। चैत्र मास से या फिर बैसाख मास से या फिर ज्येष्ठ मास से या फिर आषाढ़ मास से। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोगखंड में 12 मासा का प्रारंभ जो है आषाढ़ मास से किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है उसे हमें बताना है। कथन ए है,
इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। तो राम काव्य धारा में जो है तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, यह कथन सही है। अगला है, इसमें लोक संग्रह की भावना है। तो राम काव्य धारा में लोक संग्रह की भावना है, यह भी कथन राम काव्य धारा के विषय में सही है। अगला कथन है, यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, यह भी राम काव्य धारा के विषय में कथन सही है। अगला है, यह कृष्ण काव्य धारा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। तो राम काव्य धारा जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह कथन जो है राम काव्य धारा के विषय में गलत है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? बताइए आप लोग, दक्षिण के अलवार संत जो है किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित माने जाते हैं, या फिर ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित माने जाते हैं, या फिर राम भक्त शाखा से संबंधित माने जाते हैं, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो दक्षिण के अलवार संत जो हैं राम भक्त शाखा से संबंधित माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण नहीं है, शिवराज भूषण नहीं है, ललित ललाम नहीं है, या फिर अंग दर्पण नहीं है? तो भाषा भूषण किसकी रचना? तो भाषा भूषण जो है, बताइए आप लोग, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो भूषण कवि की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम जो है मतिराम की रचना है, जबकि अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना है। तो अंग दर्पण जो है यह अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि नायिका भेद ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं जो है अलंकार ग्रंथ हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है नहीं पाई जाती है, उसे बताना है। भाषा की लाक्षणिकता नहीं पाई जाती है, या फिर उक्त वैचित्र नहीं पाई जाती है, या फिर भाषा की व्यंजकता नहीं पाई जाती, या फिर संध्या भाषा नहीं पाई जाती है? तो घनानंद की कविताओं में जो है संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यह काव्यपंक्ति जो है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, सुमित्रानंद पंत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? तो यह काव्यपंक्ति जो है किसकी है? तो यह काव्यपंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह काव्यपंक्ति जो है प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। यह आँख बड़ी बला है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? पंडित बद्रीनाथ चौधरी ने लिखा है, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, या फिर लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है? यह किसने लिखा है? यह जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत प्रिप्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है विरहिणी नायिका का है, या फिर प्रेसी का है, या फिर समाज सेविका का है, या फिर ग्रामीण बाला का है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत प्रिप्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप जो है वह है समाज सेविका का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन की रचना की, या फिर द्वापर की रचना की, या फिर यशोधरा की रचना की, या फिर झंकार की रचना की? तो मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के लिए किसकी रचना की? यशोधरा की रचना की, जिसे इन्होंने जो किसने मैथिली शरण गुप्त ने 1932 ईस्वी में लिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण रचना है साकेत, जिसे इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा, या फिर दीपशिखा, या फिर नीरजा, या फिर संध्या गीत? तो सप्तपर्णा इसमें सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना? बालकृष्ण भट्ट ने माना, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने माना, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, या फिर इलाचंद जोशी ने माना? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक जो है इलाचंद जोशी ने माना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है नागार्जुन का नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक काव्य ग्रंथ जो है नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा नहीं है, या फिर प्यासी पथराई आंखें नहीं है, या फिर युगधारा नहीं है, या फिर तुमने कहा था नहीं है? तो नागार्जुन की जो रचना है वह है तुमने कहा था, युगधारा और प्यासी पथराई आंखें। जबकि युग की गंगा जो है नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि यह किसकी रचना? यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता का नाम का प्रसार किस रचनाकार ने किया? बताइए आप लोग, नई कविता नाम का प्रसार जो है किस रचनाकार ने किया? रामविलास शर्मा ने किया, रंगे राघव ने किया, या फिर प्रयाग नारायण त्रिपाठी ने किया, या फिर अज्ञे ने किया? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कविता नाम का प्रसार जो है अज्ञे जी ने किया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? बताइए आप लोग, अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 3 अंक हैं, 10 अंक हैं, या फिर 4 अंक हैं? तो अंधा युग नाटक में कुल 5 अंक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अंधा युग किसका नाटक है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है, जिसे इन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन को, या फिर लहरों का राजहंस को, या फिर आधे अधूरे को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है 1959 ईस्वी में मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसका नाटक है? तो यह जो है मोहन राकेश का नाटक है, जिसे इन्होंने 1958 ईस्वी में लिखा था। जबकि 1959 ईस्वी में जो है इसे जो है इस नाटक पर इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन जो है एक जो है हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार हैं? यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? तो हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले जो कथाकार हैं वह है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? बताइए आप लोग, यह किसका कथन है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, या फिर लॉन्जाइनस का है, या फिर I.A. रिचर्ड्स का है? तो काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो यह जो है अरस्तु का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती है, व्यक्ति विवेक है, या फिर काव्य कौतुक है, या फिर श्रृंगार प्रकाश है? तो भोजराज की जो पुस्तक है वह है श्रृंगार प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि अभिनव भारती किसकी रचना है? तो यह अभिनव गुप्त की रचना है। व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? तो व्यक्ति विवेक जो है महीम भट्ट की रचना है। काव्य कौतुक किसकी रचना है? तो काव्य कौतुक जो है भट्ट तौत की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? बताइए आप लोग, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार कराता है, धर्म कराता है, या फिर राजनीति कराता है, या फिर भाषा विज्ञान कराता है? तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान जो है भाषा विज्ञान कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है? अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है, या फिर पद कहलाता है, या फिर शब्द कहलाता है? तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप जो है पद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस की प्रमुखता है, रौद्र रस की प्रमुखता है, करुण रस की प्रमुखता है या फिर श्रृंगार रस की प्रमुखता है? तो बताइए आप लोग, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रमुखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? इसमें जो है 17 सर्ग हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। विशाल भारत पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली से, जबलपुर से, कलकत्ता से या फिर इलाहाबाद से? तो विशाल भारत पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके प्रथम संपादक जो है बनारसी दास चतुर्वेदी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा एक शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? कैलाश है या फिर तिरस्कार है या फिर पुरस्कार है या फिर परिशिष्ट है? तो कैलाश शुद्ध शब्द है, तिरस्कार भी शुद्ध शब्द है और पुरस्कार भी शुद्ध शब्द है, जबकि यह परिशिष्ट जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका जो शुद्ध होगा वह होगा परिशिष्ट, यहाँ पर ठक जगह ट होगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।